Dear students, I am Hira sir, your physics teacher. प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट क्लास 12 की फिजिक्स लेक्चर 4 ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑपरेशन को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इन सभी लेक्चरों का आपने वीडियो देखा होगा। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सारे ऑपरेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी ऑपरेशन को आज हम लेक्चर 4 को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के क्या गुण है बेटा, उसके बारे में लेक्चर 4 में हम बताने जा रहे हैं। इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। इसके पहले आप हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ, आपकी हेडिंग बेटा रहेगी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश के गुण, आवेश के गुण, ये आपकी हेडिंग है बेटा। हमें चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज, इसके कुछ गुण को हम बताने जा रहे हैं। इस गुण को आप समझिएगा। नंबर एक क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी ग्रोथ, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी ग्रोथ nor destroyed, although may be converted from one body to another body। चार्ज को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो चार्ज को हम नष्ट कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा, इसको आप लिखोगे नंबर ए, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं
अर्थात इस विद्युत आवेश को एक बॉडी से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण कर सकते हैं। दैट इज का मतलब बेटा अर्थात, ऐसे भी दैट इज लिख दिया जाता है। ये दैट इज का चिन्ह है बेटा अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज cannot growth माने उत्पन्न होना बेटा, पैदा होना, nor destroyed का मतलब नष्ट होना, destroyed although may be convert or transferred may be convert अर्थात or transferred one body to another body, inverted comma close, double inverted comma close। क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी ग्रोथ नॉट डिस्ट्रॉयड ऑल्दो मे बी कन्वर्ट और ट्रांसफर one body to another body। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो, लिख लिए होंगे आप। हम इस स्टेटमेंट को बेटा, इस कथन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कह सकते हैं बेटा कि चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वह संरक्षित है। संरक्षित का मतलब बेटा ये नष्ट नहीं होता है, न तो उत्पन्न होता है। जिस रूप में है वह रूप इसका चेंज हो सकता है, लेकिन ये न तो उत्पन्न हो सकता है और न तो नष्ट हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में बेटा कि चार्ज संरक्षित है, कंजर्व है। यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज न तो उत्पन्न होता है और चार्ज न तो नष्ट हो सकता है। तो दूसरे शब्दों में बेटा उसी पॉइंट को हम लिख सकते हैं दैट इज अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज is always
कंजर्व का मतलब बेटा संरक्षित, जो न तो उत्पन्न हो और न तो नष्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा संरक्षित रहता है। इसका अर्थ हुआ बेटा कि इलेक्ट्रिक चार्ज को आप न तो पैदा कर सकते हो और इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो आप नष्ट कर सकते हो। इसी के नीचे आप हिंदी लिख सकते हैं। इसके लिखने के बाद बेटा हिंदी में आप लिख लीजिए, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश हमेशा हमेशा संरक्षित रहता है। विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आप लिख लिए होंगे बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल हम दे रहे बेटा। एग्जाम्पल हमने लेक्चर 1-2 दिए गए हैं, उसमें आपको हम इसके एग्जाम्पल दिए होंगे। फिर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कैसे चार्ज संरक्षित है, कैसे चार्ज कंजर्व है, ये नष्ट नहीं हो रहा है और न तो ये उत्पन्न हो रहा है बेटा। एग्जाम्पल देख लो आप। ये एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं इजी। इजी का मतलब है बेटा ये एग्जाम्पल है। आप केमिस्ट्री के एग्जाम्पल देखे होंगे। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल, न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। विखंडन माने बेटा टूट जाना, विखंडित हो जाना। न्यूक्लियर माने नाभिक का। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा। ये यूरेनियम है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 92 है, परमाणु क्रमांक 92 है। एटॉमिक वेट 235 ये एटॉमिक वेट है बेटा। ये परमाणु भार कहलाता है, ये परमाणु क्रमांक है। ये यूरेनियम का सिंबल है बेटा। अब इस पे क्या होता है? न्यूट्रॉन की बमबारी, बम्बारमेंट, बौछार, इस पे न्यूट्रॉन का ये प्लस बेटा। न्यूट्रॉन ऐसे लिखा जाता है 0n1। ये न्यूट्रॉन का सिंबल है बेटा 0n1। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है इसलिए यहां पे 0 लिखा हुआ बेटा। 0n1 ये है न्यूट्रॉन का सिंबल है। और यूरेनियम 92-235, इस पे न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस से टकराता है, फ्यूजन करेगा। क्या होगा? ये दो भारी तत्व, हैवी एलिमेंट, दो हैवी एलिमेंट का निर्माण होता है। जैसे बेरियम Ba, एटॉमिक नंबर बेटा 56, एटॉमिक वेट 141। एक और बनेगा इसमें बेटा क्रिप्टन, Kr, क्रिप्टन 36 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट 92 और प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे बेटा। 3 न्यूट्रॉन का प्लस एनर्जी होती है, प्लस एनर्जी। अब इसको बैलेंस देख लो बेटा। बैलेंस कैसे किया जाएगा? हम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे कंजर्व्ड है, कैसे संरक्षित है, उसका हम एक सटीक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप इसको समझिएगा। ये यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 92 है बेटा।
एटॉमिक वेट 235 है और इसके न्यूक्लियस पे, इसके नाभिक पे हम न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे, बमबारमेंट करेंगे, तो इसकी नाभिक जो है विखंडित होगी और दो हैवी एलिमेंट बनेंगे। उनके नाम है बेटा बेरियम है, क्रिप्टन है और 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये एनर्जी निकलती है, अपार एनर्जी। ये एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा 200 MeV, 200 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। M से मिलियन, E से इलेक्ट्रॉन, V से वोल्ट। बैलेंस देखो बेटा, ये 235 है, इसको बैलेंस करो पहले, एटॉमिक वेट को बैलेंस करो। 235 हम एटॉमिक वेट को बैलेंस करेंगे तो 235 और इसमें 1 है बेटा, तो हो जाएगा 236, 236 हो जाएगा बेटा। इसमें आप देखो 141 है, 141 है, 92 है और 1 3 जा 3 होगा, यानी 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो बैलेंस कैसे होगा अभी इसको नोट कर लीजिएगा। बैलेंस हम करने जा रहे हैं, ये एग्जांपल है बेटा। तो एटॉमिक वेट को हम बैलेंस कर रहे हैं, ए फॉर एटॉमिक, W फॉर वेट। एटॉमिक वेट देखना बेटा लेफ्ट हैंड साइड में देखना बेटा, यहां 1 लिखा है, 1 में ये 0 नहीं है, 1 यहां लेंगे बेटा, तो यहां 1 ले लेगा और इसमें देखिए एटॉमिक वेट है बेटा 235, तो 235 ऐड करोगे। अब राइट हैंड साइड में भी इतना ही आता है, अब आना चाहिए बेटा। और आगे लिखिए राइट हैंड साइड में देखो बेटा, राइट हैंड साइड इधर है बेटा, तो बेरियम का देखो बेटा 141 है, 141 है। क्रिप्टन का देखो आपका 92 है, तो 92 लिखना बेटा। और इसका कैसे लिखा जाएगा बेटा, ये इसका मतलब है कि यहां 3 न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन के पास एटॉमिक वेट जो है 1 है। तो ऐसे अगर 3 न्यूट्रॉन हो बेटा, तो एक न्यूट्रॉन के पास जो है एटॉमिक वेट 1 है, तो ऐसे अगर 3 न्यूट्रॉन अगर हो तो 3 न्यूट्रॉन होंगे तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, 3 एटॉमिक वेट। अब इसको ऐड करें, देखें कितना हो जाएगा, और 1 3 जा 3 होगा, यहां 3 करेंगे बेटा, 3 करेंगे। 3 कैसे आया समझ में आ गया होगा। एक न्यूट्रॉन के पास बेटा एक एटॉमिक वेट है, अगर ऐसे 3 न्यूट्रॉन हो बेटा तो कितने हो जाएंगे, मैं तो समझता हूं कि 3 हो जाएंगे और हमने 3 लिख लिया। तो 3 और 2 और 1 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। और ये देखिए 3 2 1 ये हो गया, आपने जोड़ लिया, और 9 और 4 ऐड करोगे बेटा तो 13 और एक कैरी एक हासिल, और ये जोड़ोगे बेटा, देख लो एटॉमिक वेट सेम, एटॉमिक वेट चेंज नहीं। अब एटॉमिक नंबर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको चेक करना होगा। तो एटॉमिक नंबर हम यहां लिख दे रहे हैं
एटॉमिक एज, एटॉमिक ईयर फॉर नंबर। LHS, LHS में देखो बेटा, इसको तो आप नोट कर लिए होंगे बेटा, इस पॉइंट को आप नोट कर लिए होंगे। हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ये पॉइंट मिटा दिए। तो LHS देखो बेटा, यहां देखो 1 0, यहां 0 है बेटा, यहां 0 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन बेटा, यहां 92 इलेक्ट्रॉन, ये 92 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? तो 0 इलेक्ट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 92 इलेक्ट्रॉन। और राइट हैंड साइड में देखो बेटा, राइट हैंड साइड में आप देखो, बेरियम के पास बेटा 56 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां 56 इलेक्ट्रॉन लिखिएगा। और क्रिप्टॉन के पास बेटा 36 इलेक्ट्रॉन है, तो 36 इलेक्ट्रॉन लिखिएगा। और ये देखो बेटा 0 है, 0 इलेक्ट्रॉन है, 0, कोई चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता बेटा। तो एक न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज, नहीं इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा? तीनों पे 0 हो जाएगा बेटा। यहां देखो न्यूट्रॉन के पास 0 है, 0 है, तो 3 न्यूट्रॉन है तो तीनों पे 0 हो जाएगा। तो मैं तो समझता हूं यहां 0 होगा इलेक्ट्रॉन बेटा। ये गया और ये भी आपका समाप्त हो गया। 56 और 36 ऐड करोगे बेटा तो कितना आएगा? 92 इलेक्ट्रॉन। देखो तो चार्ज कहां आपका नष्ट हुआ? पहले देखो 92 इलेक्ट्रॉन था बेटा, और जब विस्फोट हुआ है इससे 2 एलिमेंट, हैवी एलिमेंट बने हैं, उसके बाद भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन आया? 92 ही इलेक्ट्रॉन आया। इसके पहले कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसके पहले भी 92 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या यहां चार्ज नष्ट हुआ है? चार्ज ग्रोथ हुआ है? चार्ज तो बराबर है, हमेशा जो नष्ट ना हो न तो उत्पन्न हो, जो हमेशा बराबर हो, समान हो, इक्वल हो, उसी को हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं संरक्षित। नष्ट न हो न उत्पन्न, कंजर्व। तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, यानी संरक्षित होता। नोट कर लीजिए। ये बेटा एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड है। ये बेटा एटॉमिक नंबर लेफ्ट हैंड साइड है। 0 इलेक्ट्रॉन भी आपको समझ आ गया। यहाँ चार्ज बेटा विस्फोट के पहले 92 इलेक्ट्रॉन थे, चार्ज के बाद भी 92 सेम आ गया बराबर, उसी को हम कहते हैं कंजर्व। आप नोट कर लिए होंगे। आगे देखो दूसरा पॉइंट, देखो बेटा दूसरा पॉइंट, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट की दृष्टि से। कॉन्सेप्ट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा भी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो बेटा, कोई इसमें से 2 बॉडी ले लो, बॉडी ए है बेटा, बॉडी बी, अभी बना लीजिएगा। पहले आप समझ लो प्यारे बच्चों, आप समझ लो, इसमें से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यदि देता है, तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज रहता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो उस पर निगेटिवली चार्ज हो जाता है। मान लो बेटा ए ने डोनेट कर दिया और बी ने एक्सेप्ट कर दिया, ये आप मान लो। ए ने डोनेट किया
अगर ए ने डोनेट किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बेटा, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, ग्रहण किया होगा, तो इस पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इससे बेटा ये माइनस चार्ज है। अब ये बता सकते हो, इसमें कॉन्सेप्ट की बात जो हम बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझो। क्या इसमें मास चेंज हुआ, द्रव्यमान चेंज हुआ होगा? किसका द्रव्यमान इंक्रीज किया होगा? किस बॉडी का मास या द्रव्यमान डिक्रीज किया होगा? चार्ज निकल जाने के बाद क्या मास पे कोई प्रभाव पड़ता है? ये पॉइंट आपको समझना होगा। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का मास Me का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है बेटा। तो जब इसमें से बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, ये जो है विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देगा, बहुत ही छोटा है, यानी कह सकते हो बहुत ही कम है। अगर इसमें से इसमें जाएगा बेटा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इसका मास कुछ कम होगा, जो हम देख नहीं पाएंगे कि कितना कम हुआ। मेजर करने में भी हमें समस्या होगी, मापन करने में भी हमें समस्या होगी, लेकिन फैक्ट है, रियल है कि इसका मास जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा उसका मास जरूर कम हुआ होगा। और ये एक्सेप्ट किया है बेटा, एक्सेप्ट किया होगा तो इसका मास इतना इंक्रीज किया होगा। तो कह सकते हो क्या निष्कर्ष निकला, क्या कॉन्सेप्ट निकला कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, उस बॉडी का मास, द्रव्यमान डिक्रीज होता है, कम होता है, घटता है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है, उस बॉडी का जो मास होता है, उस बॉडी का जो मास होता है वो इंक्रीज करेगा, इतना इंक्रीज करेगा कि हमें मेजर करने में भी बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन फैक्ट है, रियल है, इंक्रीज करेगा। तो इसमें बेटा क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज माने घट जाना, और इस बॉडी में क्या होगा बेटा, इंक्रीज, इंक्रीज माने बढ़ जाना। तो इस पॉइंट को आप लिखेंगे बेटा, उसके बाद ये फिगर बनाएंगे। बोलने जा रहे हैं, लिखो बेटा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, परित्याग करती है, तब उस वस्तु का द्रव्यमान डिक्रीज होता है, कम होता है। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या ग्रहण करती है, एक्सेप्ट करती है, तब उस बॉडी का, उस वस्तु का, तब उस बॉडी का या वस्तु का द्रव्यमान, मास इंक्रीज करता है।
अर्थात बढ़ता है, इंक्रीज करता है अर्थात बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले भी हमने जो प्रॉपर्टीज बताया था बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से। इसको आप जल्दी नोट करो बेटा। अब हम तीसरी प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं, आप अलर्ट रहेंगे। तीसरी पॉइंट आप समझो बेटा। प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे कृपया ध्यान दें। तीसरा पॉइंट क्या बेटा, अगर लाइक चार्ज है, समान चार्ज है बेटा, समझ लीजिए। अगर लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज है बेटा, लाइक चार्ज का मतलब एक समान आवेश। अगर एक समान आवेश है बेटा, यूनिफॉर्म चार्ज है, तब उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। क्या समान चार्ज है, लाइक चार्ज, नो सॉरी, लाइक चार्ज है बेटा, एक समान चार्ज है तो अट्रैक्शन नहीं, रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन, जैसे बेटा ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, बॉडी ए बेटा, बॉडी बी, बॉडी ए, बॉडी बी। तो इन दोनों में, इसमें जो है रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स का मतलब बेटा प्रतिकर्षण, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इसमें बेटा सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज है बेटा तो रिपल्सिव, अट्रैक्टिव नहीं। इसके पहले हम थोड़ा सा बता दिए थे लेकिन वो बात नहीं सही है। इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा बेटा, प्रतिकर्षण लगेगा। और सेम चार्ज की बात तो हो गई, अनलाइक है बेटा, चौथा पॉइंट अनलाइक चार्ज रहेगा बेटा, अनलाइक चार्ज रहेगा बेटा, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव। एक दो बॉडी में बेटा दो वस्तुएं हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच बेटा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब बेटा आकर्षण, विद्युत आकर्षण भी कह सकते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे, पहले लिख लीजिए, बोले लिखिए, समान आवेशों के बीच, समान आवेशों के बीच विद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। विद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तथा विपरीत आवेशों के बीच, विपरीत आवेशों के बीच विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इस पॉइंट को जल्दी नोट करें। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बातें हो रही है बेटा। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लेक्चर दे रहे हैं।
जैसा कि 3 प्रॉपर्टीज आपके सामने बता दी गई है। 3 या 4 आप समझ लें। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत डीपली है, बहुत गहराई इसमें है। आप इसको समझने का प्रयास करना बेटा। ये साइंस है, बहुत सावधानी से दिमाग लगाया जाता है। जैसे व्यक्ति खिलाड़ी चेस खेलता है तो अपने पूरे दिमाग को चेस में लगा देता है, उसी तरह आप इस पॉइंट को समझेंगे। चौथा पॉइंट क्या बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास करेंगे। अब हमें ये बताना बेटा कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, इसको हम कैसे बताएंगे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या न्यूट्रल है। इस बॉडी को हम कैसे बता सकते हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि इस बॉडी पर पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है। यहां पे बेटा आपने 2 फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स, विद्युत आकर्षण बल, और एक अभी हमने बताया है इलेक्ट्रिक रिपल्सन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, विद्युत प्रतिकर्षण। इन दोनों बलों में से बेटा, इन 2 जो बल हैं, फोर्स हैं, इन दोनों बलों में कौन सा बल अदर बॉडी की चार्ज को बता सकता है? तो इसमें आपने 2 फोर्स पढ़ा बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स में 2 फोर्स आपने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फोर्स में आपने 2 फोर्स पढ़ा बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स में आपने 2 फोर्स पढ़ा। आपने इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स और इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स। फिर से सुन लें, आपने यहां 2 फोर्स के बारे में पढ़ा है। लाइक चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपने 2 तरह का पढ़ा। ये बेटा इसकी मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक, ए से अट्रैक्टिव आकर्षण, एफ से फोर्स। इसकी मीनिंग क्या बेटा, ई से इलेक्ट्रिक, आर से रिपल्सिव, एफ से फोर्स। इन दोनों फोर्स में कौन सा फोर्स किसी अन्य बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, किस नेचर का है, पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, कौन सा फोर्स बता सकता है? चलिए आइए हम देखते हैं। ये फोर्स देखो बेटा, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स। चलो देखो समझ, ये बताने में नाकाम है, ये फ्लॉप है, ये नहीं बता सकता है, ये जानकारी नहीं दे सकता है कि इस बॉडी पे किस नेचर का चार्ज है। लेकिन ये फोर्स बता सकता है, 100% दावा कर सकता है कि इस बॉडी पे किस नेचर का चार्ज हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। आइए, ये क्यों फ्लॉप है, ये क्यों एक्सप्लेनेशन करने में विफल है बेटा, इसको आप समझो। ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएगा, वो एक्सप्रेशन कर पाएगा। तो इसकी व्याख्या देखो बेटा, चलो देखो, ये कोई चार्ज बॉडी ए, ये तो आप लिख लिए होंगे। पहले तो आप इसको नोट कर लें, जो फिगर हमने बनाया है, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। इसको बना लिए होंगे बेटा।
अब हम बताने जा रहे हैं। इसी के नीचे आप चौथा पॉइंट में लिखेंगे स्पेस कम था इसलिए हमने मिटा दिया, उसको आप रहने देंगे। आपने पहला क्या लिखा था बेटा? इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स पहला है। ये क्यों नाकाम है एक्सप्लेनेशन करने में? चलिए आइए देखिए। ये बॉडी ए है बेटा, कोई बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इस पे चार्ज है या नहीं है, किस नेचर का है, देखो ये बता पाता है। चलिए ये न्यूट्रल है बेटा, ये न्यूट्रल है, ये क्या है? उदासीन है। क्या है? ये न्यूट्रल कर दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। और ये चार्ज बॉडी है, क्या है? चार्ज। ये बेटा उदासीन है, न्यूट्रल है, क्या है? कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं बेटा, ये चार्ज बॉडी है, ये आवेशित पिंड है। तो अगर आवेशित में मान लेते हैं बेटा ये प्लस है, ध्यान दीजिएगा प्लस है, तो ये बॉडी को, इस उदासीन वाले बॉडी को क्या कर सकता है आप बता सकते हो? कोई लड़का बिल्कुल बता सकते हो बेटा। ये बॉडी अगर प्लस है चाहे माइनस है, इस बॉडी जो उदासीन है, जो न्यूट्रल है, ऑलवेज अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी। तो ऑलवेज खींचेगी। क्यों खींचेगी बेटा? बताए थे कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर बेटा न्यूक्लियस भी होती है, न्यूक्लियस प्लस होती है, और इलेक्ट्रॉन जो उससे बाउंड होते हैं, कक्षाओं में बाउंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये प्लस वाला क्या करेगा? उस माइनस को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। प्लस वाला इस प्लस को दूर भगाएगा, दूर भगाएगा। तो ये प्लस वाला बता सकते हो, हमने बताया था, ये प्लस वाला उधर चला जाएगा, इस पे प्लस वाला आ जाएगा बेटा, और इधर आ जाएगा माइनस। माइनस करीब है, ये माइनस समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या था बेटा? क्या था? प्लस और माइनस। समझिएगा, इसको हम मिटाएंगे। इस बॉडी के अंदर क्या है? यहां बना दे रहे हैं। इस बॉडी के अंदर प्लस और माइनस है, माइनस है। तो प्लस वाला कहां जाएगा? प्लस वाला इस सरफेस पे आ जाएगा बेटा, अब माइनस वाला इस सरफेस पे आएगा। बता सकते हो कौन सा चार्ज इस सरफेस का इसके पास है? माइनस वाला। अब कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इससे दूर है बेटा? पॉजिटिव। तो ये दूर वाला कम प्रभावित रहेगा, इसके बीच की जो डिस्टेंस है कम है बेटा, तो ये ज्यादा प्रभाव डालेगा, ज्यादा एक्टिव करेगा, तो ये फोर्स खींच लेगा इसको, और ये दूर हो जाने की वजह से ज्यादा प्रभावित होगा। तो आप बता सकते हो अगर कोई बॉडी उदासीन है और उसको हम चार्ज पार्टिकल, चार्ज बॉडी के पास रखते हैं, तो सदैव ऑलवेज कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्टिव। यहां बेटा अट्रैक्टिव फोर्स लगा, किसके बीच? उदासीन बॉडी के। चलिए अगर चार्ज रहा होता बेटा ये ऐसे, बॉडी ए प्लस प्लस प्लस, इस पे चार्ज रहा होता ए, इस पे चार्ज मान लीजिए माइनस, इस बॉडी पे चार्ज माइनस है, बी वाली बॉडी पे, और ए वाली बॉडी पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके बीच बता सकते हो क्या लगेगा? इसके बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। एक बॉडी प्लस है बेटा, उसके संपर्क में
देखो क्या दो रिजल्ट आ रहा है, कंफ्यूजन वाला रिजल्ट आ रहा है बेटा, यहाँ कंफ्यूजन वाला रिजल्ट आ रहा है। क्या कंफ्यूजन बेटा? अगर ये प्लस था, समझना, ये न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं है बेटा, इस पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल चार्ज है, बाहर सरफेस पे कोई चार्ज, अंदर तो चार्ज होते ही हैं जितने पॉजिटिव होते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम न्यूट्रल है बेटा। सोडियम अगर न्यूट्रल है तो ये मत समझना कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज है। 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, दोनों को ऐड करेंगे जो नेट चार्ज आएगा, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा विल बी 0 होगा, ये मतलब होता है। तो एल्युमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम पे 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है और वो उदासीन है। ये मत समझना कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज है, 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस दोनों को ऐड करोगे, दोनों सेम है, इनकी वैल्यू, चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो 0 है, ये कहने का मतलब है। तो अगर ये बॉडी चार्ज है, अगर ये न्यूट्रल है, याद कर लो कि कोई बॉडी चार्ज है, उसके पास कोई न्यूट्रल बॉडी आती है तो ऑलवेज इनके बीच अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है बेटा। ये प्लस है, इसके ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं है, इसके सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये मत समझना कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। जैसा कि इसमें प्लस और माइनस, प्लस माइनस दिखाई नहीं दे रहा है, इसके सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, जितने प्लस होंगे, जितनी न्यूक्लियस है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। देख लो, तो ये माइनस किधर आएगा, प्लस की तरफ भागेगा और प्लस वाला ये दूर भागेगा, और तो जब दूरी इनके बीच बढ़ जाएगी बेटा तो ये कम प्रभाव डालेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके करीब आएंगे तो दूरी कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। दूरी और फोर्स के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध बेटा, दूरी कम हो जाएगी फोर्स बढ़ जाएगा। तो याद कर लो कि कोई बॉडी उदासीन है और कोई आवेशित है, इन दोनों के बीच हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स, तो यहाँ अट्रैक्टिव, यहाँ पे भी अट्रैक्टिव, ये बॉडी प्लस बेटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, बता सकते हो कौन सा फोर्स? आकर्षण फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और दोनों बॉडी चिपक जाएंगे। तो क्या रिजल्ट? एक कंफ्यूजन वाला रिजल्ट है, प्लस और माइनस अट्रैक्शन, प्लस और न्यूट्रल तब भी आकर्षण। तो कोई कहे ये बॉडी, इसको ये बॉडी चार्ज में है, ये चिपक गई, तो बता सकते हो क्या चार्ज हो सकता है? कंफ्यूजन वाला चार्ज हो सकता है। कोई कहेगा कि ये उदासीन हो सकता है, कोई कहेगा कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो सकता है, प्लस वाला माइनस अट्रैक्शन फोर्स होगा, और उदासीन भी अगर है, अगर ये उदासीन है तब भी इनके बीच आकर्षण लगता है। तो ये कंफ्यूजन वाला रिजल्ट है, ये निर्णय नहीं दे सकता है, ये रिजल्ट नहीं दे सकता है कि किसी बॉडी पर कैसा, किस नेचर का चार्ज है। यहाँ दो रिजल्ट आ रहा है, न्यूट्रल वाले को भी खींच रहा है और निगेटिव वाले को भी खींच रहा है। तो ये फ्लॉप है एक्सप्लेनेशन करने में। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, फिर हम अगला पॉइंट अभी बता रहे हैं। लिखिए, यदि कोई वस्तु आवेशित हो, यदि कोई वस्तु आवेशित हो और इसके पास कोई उदासीन वस्तु रख दिया जाए
तब इनके बीच सदैव विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। सदैव विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। आगे लिखिएगा, यदि कोई वस्तु धनावेशित हो, यदि कोई वस्तु धनावेशित हो, उसके पास ऋणावेशित वस्तु को रख दिया जाए, तब भी इनके बीच विद्युत आकर्षण बल ही कार्य करता है। इस प्रकार यह विद्युत आकर्षण बल वस्तु को आवेशित होने की सही व्याख्या नहीं कर पाता है, सही व्याख्या नहीं कर पाता है। देखिए यहां दो रिजल्ट आया बेटा, एक ही चीज का, देखो प्लस और माइनस, अट्रैक्शन प्लस और न्यूट्रल तब भी अट्रैक्शन। तो कैसे कर सकते हो, यही कर सकते हो कि बॉडी कंफ्यूजन हुआ कि बॉडी उदासीन होगी कि निगेटिव होगी, दो आंसर मिलेंगे, तो कंफ्यूजन हुआ कि नहीं आपको? आंसर तो एक ही होना चाहिए यहाँ पे कि वो न्यूट्रल है, कि वो निगेटिव चार्ज है, कि वो पॉजिटिव चार्ज है। दिक्कत हुई ना? इसलिए ये फोर्स एक्सप्लेनेशन करने में कि बॉडी कैसी चार्ज है, किस नेचर का चार्ज उस पर है, ये एक्सप्लेनेशन करने में असफल रहा। लास्ट इस लेक्चर का अगला पॉइंट बेटा उसको भी समझ लीजिए। चौथा पॉइंट का दूसरा जो है कौन सा फोर्स है बेटा? इलेक्ट्रिक रिपल्शन फोर्स। ये कैसे सटीक जवाब देता है किसी बॉडी पे कौन सा चार्ज है। देखो बेटा बिल्कुल ये जवाब देगा, 100% फैक्ट है। चलो ये प्लस है, अगर इस पे माइनस है बेटा तो बोलो क्या रिजल्ट देगा? ये प्लस है, अगर इस पे प्लस है तो क्या रिजल्ट आएगा? बोलिए। रिपल्सन आएगा। क्या आएगा? रिपल्सन माने प्रतिकर्षण। ये हमें मालूम नहीं था बेटा, हमको इस पे मालूम था चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है। इस पे चार्ज हमें नहीं मालूम था कि किस नेचर का चार्ज है, और इसमें मालूम था कि चार्ज पॉजिटिव है। बेटा देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, हमने रखा है, दिया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नहीं चार्ज मालूम था। जब इनको करीब लाए तो इनके बीच रिपल्सन लग रहा है, दूर भाग रहे हैं। तो क्या कर सकते हो? अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा तो इस पे क्या कर सकते हो कि इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी ना इनके बीच रिपल्सन हो रहा है। तो इनके बीच आपका क्या दिखाई दिया? रिपल्सन। अब देखो बेटा अगर ये है, इस पे माइनस है, इस बॉडी पे भी क्या हो? माइनस है। बोलिए क्या होगा? ये माइनस है, ये भी माइनस है, बॉडी क्या हो रही है? ये भी क्या होगी? इसमें भी रिपल्सन लगेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हमने प्लस वाला रख दिया, ध्यान दीजिए,
प्लस वाला रख दिया और ये भागना शुरू कर दिया बेटा, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे कोई चार्ज है या नहीं हमें मालूम नहीं किस नेचर का है, और इस बॉडी के संपर्क लाइन ये दूर भागने लगी, तो क्या कह सकते हो बेटा कि कह सकते हो कि दोनों बॉडी पे सेम चार्ज है, रिपल्सन लग रहा है। और बता सकते हो ये बॉडी और ये बॉडी अगर ये न्यूट्रल हो तो क्या हो सकता है? कोई लड़का न्यूट्रल में आपका यहाँ दो फोर्स लगेंगे, पहले इसको आप समझ लीजिए, ये माइनस है बेटा, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या लग रहा है? रिपल्सन। तो इस पे माइनस दिए थे और इस पे माइनस था लेकिन हमें मालूम नहीं था, तो ये फोर्स क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि इस बॉडी पे रिपल्सन लग रहा है, जिससे इस पे क्या हो सकता है? अगर ये बॉडी आ रही है, इस पे माइनस है बेटा और ये भागना शुरू कर दी, तो क्या कह सकते हो कि ये माइनस है तो ये दूर भाग रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इस पे भी माइनस चार्ज हो सकता है, होगा। क्यों? रिपल्सन फोर्स लग रहा है ना? और इसमें देखिए रिपल्सन फोर्स से क्या मिल रहा है? बॉडी कन्फर्म मिलेगी, ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, भाग रही है, ये माइनस है तो ये माइनस, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा बेटा। प्लस प्लस रिपल्सन हो रहा है, माइनस माइनस बॉडी रिपल्स, और वहां क्या था? एक ही चीज दो इवेंट पैदा कर रही थी, एक प्लस न्यूट्रल को भी खींच रही थी और एक प्लस माइनस को भी खींच रही थी। तो एक प्लस बॉडी न्यूट्रल को भी खींच रही थी, अट्रैक्टिव कर रही थी, और एक प्लस बॉडी निगेटिव बॉडी को भी अट्रैक्टिव कर रही थी, जिससे वहां कंफ्यूजन था। एक ही चीज के लिए दो इवेंट हो रहे थे, यहां देखिए बेटा अलग अलग हो रहा है, प्लस प्लस रिपल्सन, देखिए माइनस माइनस रिपल्सन हो रहा है, नेचर अलग सबका रिपल्सन। तो ये जो फोर्स है बेटा, ये एक्सप्लेनेशन करने में क्या है? सफल। पहले लिख लीजिए, लिखिए विद्युत प्रतिकर्षण बल आवेशित वस्तु की व्याख्या करने में सफल रहा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत प्रतिकर्षण बल के द्वारा हम वस्तु के आवेशित होने की जांच कर सकते हैं, तो आज बेटा क्लास 12 का लेक्चर 4 ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त हो रहा है, अलविदा हो रहा है। इसी के साथ आप तमाम बच्चों को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं। धन्यवाद।